अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग जैसे हालात बन गए हैं। अमेरिका ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर बमबारी कर रहा है तो ईरान भी खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहा है। कुल मिलाकर हालात बेहद तनावपूर्ण और नाजुक बने हुए हैं। बीते 17 जून को जब अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय समझौतों पर मुहर लगी थी तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी। अमेरिका ईरान के बीच हुए समझौते में ईरान की जब्त संपत्तियों को लेकर भी बात बन गई थी और ईरान ने दुनिया भर में फंसे अपने अरबों डॉलर को मुक्त करने की मांग की थी, जिसमें से शुरुआती तौर पर 12 अरब डॉलर की जब्त संपत्तियों को जारी करने की बात पर सहमति बन गई थी। लेकिन हालिया तनाव से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब सभी समझौते ठंडे बस्ते में चले गए हैं। एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जंग की आग धधकने लगी है। आइए जानते हैं ईरान के 100 अरब डॉलर क्यों और किन किन देशों में फंसे हुए हैं। दरअसल ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देशों में से एक है। कई वर्षों तक उसने चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और दूसरे देशों को बड़ी मात्रा में तेल निर्यात किया। इन देशों ने तेल खरीदा, लेकिन समय के साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने भुगतान की प्रक्रिया को जटिल बना दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि तेल बेचकर कमाया गया अरबों डॉलर विदेशी बैंकों में जमा तो हो गया, लेकिन ईरान के लिए उसका इस्तेमाल करना लगभग असंभव सा हो गया। ईरान का सबसे अधिक पैसा चीन में फंसा हुआ है। चीन में करीब 20 अरब डॉलर फंसे हुए हैं। चीन और ईरान के बीच व्यापार तो जारी है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से इन पैसों का स्वतंत्र उपयोग आसान नहीं। भारत भी सूची में शामिल है। भारत में ईरान के करीब 7 अरब डॉलर के भुगतान अटके रहे। भारत ने प्रतिबंधों के दौरान रुपए में भुगतान की विशेष व्यवस्था बनाई थी ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरह से बंद न हो। बाद में कुछ भुगतान किए भी गए, लेकिन प्रतिबंधों की वजह से लंबे समय तक बड़ी राशि अटकी रही। इराक में भी ईरान के अरबों डॉलर फंसे हुए हैं। ये पैसा मुख्य रूप से बिजली और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के बदले का भुगतान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का इराक में करीब 15 अरब डॉलर फंसा हुआ है। इराक सीधे तौर पर ईरान को यह पैसा नहीं दे सकता क्योंकि उस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का असर पड़ सकता है। दक्षिण कोरिया में भी ईरान के लगभग 7 अरब डॉलर जमा थे। बाद में इसका बड़ा हिस्सा कतर ट्रांसफर किया गया था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि ईरान को पूरी आज़ादी मिल गई। इस राशि का इस्तेमाल केवल मानवीय जरूरतों जैसे दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों और खाद्यान्न की खरीद के लिए ही किया जा सकता है। इसके अलावा जापान, लग्जमबर्ग और अमेरिका में भी ईरान की कई संपत्तियां प्रतिबंधों या कानूनी विवादों के कारण फंसी हुई हैं। अमेरिका ने तो कुछ मामलों में ईरान की संपत्तियां जब्त भी की हैं। अमेरिका का कहना है कि ये कदम अमेरिकी अदालतों के आदेश और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों के तहत उठाए गए हैं। बता दें कि अमेरिकी डॉलर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। अधिकांश वैश्विक लेन देन डॉलर के जरिए होते हैं। यदि कोई बैंक अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है तो उससे अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के बाहर किया जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया के कई बैंक और कंपनियां ईरान के साथ सीधे लेन देन करने से बचती रही हैं। वहीं ईरान का दावा है कि ये उसका पैसा वैध पैसा है, जिसे राजनीतिक वजहों से रोका गया है। इन फंसी हुई संपत्तियों का असर केवल सरकारी खजाने तक सीमित नहीं है। जब सरकार के पास विदेशी मुद्रा कम होती है तो देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगता है। महंगाई बढ़ सकती है, राष्ट्रीय मुद्रा कमजोर हो सकती है, आयात महंगा हो जाता है और आम लोगों को भी इसका असर झेलना पड़ता है। यही वजह है कि ईरान कई वर्षों से आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। पहले अमेरिका इजराइल से जंग के बाद जब ईरान का समझौता हुआ तो ऐसा लगा कि ईरान को धीरे धीरे अपने अरबों डॉलर आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन अब हालिया तनाव की वजह से ये और मुश्किल हो गया है। हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से हालात हुए हैं स्टेट ऑफ हार्मुज में, ईरान ने कमर्शियल शिप पे हमला किया है और इसके ऊपर पलटवार अमेरिका ने 80 जगह किया है, जो कि एक प्रकार से स्टेट ऑफ हार्मुज के जिस इलाकों में इंस्टॉलेशन है ईरान की, और इसके बाद फिर ईरान ने भी पलटवार जो किया है, जो खाड़ी के देश हैं उनके अंदर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है अमेरिका की, स्पेशली कुवैत और बहरान में। तो ऐसा लगता है सिचुएशन आउट ऑफ हैंड होती हुई नज़र आ रही है। और ये टिट फॉर टैट वाली जो पॉलिसी है, इसके तहत ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीज फायर अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है नेटो की समिट में, वो अंकारा गए हुए हैं, उसके साइडलाइन में ये बताया कि सीज फायर अभी ओवर है
और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था वो अब लागू नहीं है। तो ऐसा लगता है कि इस तरीके से रहा तो फिर ये लड़ाई बढ़ सकती है, और ये लड़ाई अगर दोबारा शुरू हो गई तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ब्लॉक कर देगा ईरान, और जो रेट्स हैं ऑयल के, फर्टिलाइज़र के, फूड के, वो अभी स्काई रॉकेट हो जाएंगे। और आप देखते हैं कि स्पेशली ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्री को बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। मगर एक बात ये भी है, क्या ये वाकई लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी? क्या अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बोला है कि सीज़ फायर अभी हमने तोड़ दिया है, क्या ये वाकई बात ऐसी? देखो, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। वो अपने जो कहते हैं उसमें यू टर्न कर सकते हैं। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में या सीज फायर बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो ये भी कह रहे हैं कि जो मेरे नेगोशिएटर हैं मैं उनको कहूँगा कि बातचीत करते रहें, जो कि एक प्रकार से विटकॉफ भी है और जैरेड कुशनर है। तो मुझे लगता है ये एक जो प्रेशर टैक्टिक्स है, ईरान को दबाने की कोशिश है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक ना करे, क्योंकि जो कमर्शियल शिप हैं, जिस प्रकार से MOU में लिखा हुआ है कि 2 महीने तक बिल्कुल फ्री मूवमेंट होगी, वो फ्री मूवमेंट करने दे। मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रेशर टैक्टिक्स है, ना कि सीज फायर को तोड़ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सुमोटो नहीं बोला। जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया एक रिपोर्टर ने, तो उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये जवाब दिया। तो ये सच्चाई है कि काफ़ी खींचातानी चलेगी, इतना आसान नहीं होगा। टिट फैट टॉयट होने की संभावना है, मगर पूरा सीज फायर टूटने के चांसेस अभी भी कम हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड चाहता है कि शांति आए। इसके अंदर अगर आप देखें, चीन ने भी ये बोला है, दोनों देशों को, कि अमेरिका और ईरान भी, कि दोबारा शांति रखें और सीज फायर को ना तोड़ें। तो अगर मैं सम अप करूँ तो ये कहूँ, हाँ सिचुएशन नाजुक है, दोनों तरफ से जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और टिट फॉर टैट की जो पॉलिसी वो अपनाई जा रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, मगर अभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये सीज फायर बिल्कुल टूट जाएगा। ये बरकरार रहेगा, क्योंकि दोनों देश नहीं चाहते कि लड़ाई हो। अगर डोनाल्ड ट्रंप को आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है। अमेरिका में इस युद्ध के अगेंस्ट सभी हैं, कोई नहीं चाहता ये युद्ध दोबारा हो, और मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में, तो ऐसे में कभी भी नहीं चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा युद्ध स्टार्ट हो, क्योंकि जो राउंड 1 था उसके अंदर कहीं ना कहीं ईरान का पलड़ा भारी था और अमेरिका को लगता था वो दलदल में फंस गए। तो जब वो दलदल से निकल चुके हैं तो वो दोबारा कभी फंसने की कोशिश नहीं करेंगे। और आप ईरान की तरफ से देखें, ईरान की भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है। ईरान का 60 से 70% जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बर्बाद हो गया है। वहाँ पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने के कारण इन्फ्लेशन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, उनके जो एसेट्स हैं वो एक प्रकार से फ्रीज कर रखे हैं और ऑयल सैंक्शन लगे हुए हैं। तो ईरान भी नहीं चाहेगा कि ये सीज फायर टूटे और लड़ाई स्टार्ट हो।